नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण कथन हैं बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण कथन को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और ट्रिक की सहायता से भी इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि जिस बड़ा श्रम धर्म व चिंता की बात मानस में गोस्वामी तुलसी ने की है, उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। तो एक बात आपके दिमाग में यहाँ पे आ जानी चाहिए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस कथन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लग रहा है कहीं न कहीं डॉक्टर बच्चन सिंह गोस्वामी तुलसीदास और विद्यापति की तुलना कर रहे हैं। और दोनों लोगों की तुलना में एक बात ये कह रहे हैं कि जिस बड़ा श्रम धर्म व चिंता की बात मानस में गोस्वामी दास ने की है, उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में। ठीक है ना। एक और लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक है। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अगर ये आ जाए किसकी पंक्ति है तो ध्यान में आप रखिएगा, ये पंक्ति जो है जाति अजात विवाह अधम उत्तम का पारक है, ये पंक्ति विद्यापति की है। ठीक है ना। अगर पंक्ति पूछ रही किसकी पंक्ति है तो विद्यापति की पंक्ति है। किसने कहा है विद्यापति के विषय में, तो दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा, है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, चलिए अगला कथन हम लोग देखते हैं। अगला कथन डॉक्टर विद्यापति का है कि अपर रूप के कवि विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और ना भक्तों की तरह दिव्य, वे अपर रूप के कवि हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि विद्यापति अपर रूप के कवि हैं। अपर रूप के कवि क्यों हैं? क्योंकि विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है, वे अपर रूप के कवि हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि अपर रूप के कवि हैं, है ना। उनका प्रेम, विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवी है ना भक्तों की तरह दिव्य है, वे अपर रूप के कवि हैं। तो देखिए इसका एक क्लू बना लीजिएगा, जो बच्चों का प्रेम होता है ना, वो रोमांटिकों की तरह वायवी नहीं होता है और भक्तों की तरह दिव्य नहीं होता है ना। तो बच्चे अपर रूप होते हैं, बच्चे फॉर बच्चन। ध्यान में रखिएगा, बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है ना। विद्यापति के विषय में इन्होंने कहा है कि विद्यापति का जो प्रेम है वो क्या है, रोमांटिकों की तरह वायवी नहीं है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है, वे अपर रूप के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला कथन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, हो सकता है ये कथन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए, है ना। पर मूलतः ये लोरिकान की कथा पर आधारित हैं। अब लोरिकान की बात करते हैं तो इसको आप कह सकते हैं लोरिकान, है ना। जो आप चंदान जानते हैं ना, चंदान का एक नाम लोरिकान भी है। ठीक है ना। मुल्ला दाऊद की रचना है, 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। तो कह रहे मूलतः ये लोरिकान की कथा पर आधारित है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा, कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है ना। विद्यापति के विषय में इन्होंने कहा है। चलिए अगला कथन है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है ना कृत्रिम शब्दावली। बिल्कुल सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ना तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है और ना ही कृत्रिम शब्दावली। ये कथन कौन कह सकता है? बिल्कुल जो बच्चों की भाषा होती है ना, तो बच्चन की भाषा में क्या होता है, अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा नहीं रहेगा और ना ही कोई कृत्रिम शब्दावली होती है। देखे होंगे जब बच्चे बोलते हैं ना, तो बच्चों की भाषा में कोई व्याकरणिक चीज़ और कोई कृत्रिमता नहीं होती है ना। तो ये कथन सीधा और सीधा बच्चन सिंह का है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि हिंदी भक्ति काव्य ने जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की, तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी और शैली भी। एक बड़ी महत्वपूर्ण कथन, बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि जो हिंदी में क्या भक्ति काव्य है, भक्ति काव्य ने क्या किया कि जैन अपभ्रंश से छंद और शैली लिया। जैन से छंद और शैली लिया तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी और शैली भी। तो कथ्य और शैली बौद्ध से, जैन से क्या लिया, छंद और शैली लिया। तो छंद शैली जैन से और कथ्य शैली आप बौद्ध से। ध्यान में रखिएगा, यानी कथ्य की बात की जाए तो कथ्य लिए हैं बौद्ध से और छंद लिए हैं जैन से, और शैली कॉमन है, शैली दोनों में से लिए हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी भक्ति काव्य के विषय में इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाषा को बहता नीर कहा।
गोस्वामी तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। देखिए एक बात और इन्होंने बताई, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, क्या कहा कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया कि संस्कृत को कूपजल और भाषा को बहता नीर कहा है। तुलसीदास ने जोखिम उठा करके संस्कृत को भी छोड़ करके अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है ना। कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में। इसे ध्यान में रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा स्टार आप लगा लीजिए, महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब यानी कुरान को भी नहीं मानता। बड़ी विचित्र बात है, तो इस पर स्टार लगाइए। किसने? बच्चन सिंह ने कथन है, कहा है। बच्चन सिंह का कथन क्या है कि इस प्रदेश की बड़ी विचित्रता यह है, क्या है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। अब भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो रहा है, कबीर द्वारा हो रहा है, और कबीर ऐसे मुसलमान हैं जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, कोई बात नहीं, चलिए वेद को नहीं मान रहा है, लेकिन किताब जैसे कुरान कहते हैं, कुरान को भी नहीं मानता है। यानी कि ना तो वेद को मानते हैं ना तो कुरान को मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति कबीरदास क्या करते हैं? भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करते हैं। तो बड़ी विचित्र बात है, विचित्र, ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, चलिए अगला कथन आप देखेंगे कि दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृत का निर्माण कर रही हैं। दो संस्कृतियां टकराती हुई आपस में एक हिंदी, एक संस्कृत का निर्माण करती हैं। पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो संस्कृतियाँ आपस में टकराती हैं और है ना, एक हिंदी संस्कृत का निर्माण कर रहे हैं। तो देखे होंगे जो बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा है तो बच्चा है, अगर दो बच्चे हो गए तो समझिए अखाड़ा हो गया घर, है ना। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लड़े टकराएंगे कौन? तो बच्चे टकराएंगे, ध्यान में रखिएगा, है ना। कोई कहेगा उनकी चाय मेरी चाय से कम क्यों है, उनकी नमकीन हमारी नमकीन से, है ना, ज़्यादा कैसे है। तो घुमा फिरा करके देखेंगे तो बिल्कुल टकरा आपस में लगा रहता है बच्चों में। इसी प्रकार कह रहे हैं कि इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे और वो निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। ये लाइन ध्यान में रखिएगा। किसके कथन है? तो बिल्कुल डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में। ठीक है, चलिए अगला कथन छोटा सा कथन है, तो इस पर थोड़ा सा स्टार अप लगा लीजिएगा कि कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, है ना। कह रहे कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, है ना। तो ये भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि गेरसन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाईयत की देन मान लिया, है ना। देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह, स्टार लगा लीजिए। डॉक्टर बच्चन सिंह गेरसन, डॉक्टर जो विद्वान गेरसन जी हैं, अब्राहिम गेरसन महोदय, उनके विषय में भी इन्होंने औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए, है ना, उसे ईसाईयत की देन मान लिया। अब गेरसन जी के विषय में बता रहे हैं कि जो गेरसन जी ने क्या किया, ईसाईयत की देन मान लिया है भक्ति को, है ना। तो इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ये लाइन पूछी जा सकती है कि डॉक्टर गेरसन सिंह का विचार जो था ईसाईयत की देन है, और ईसाई की देन इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में। ठीक है, चलिए अगला कथन आप देख पा रहे हैं। कबीर, रायदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जात के लोग थे। इन्होंने वेद, किताब जिसे कुरान कहते हैं को अस्वीकार कर एक सामान्य मार्ग निकाला। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कबीर हों, रायदास हों, दादू हों, सब इसी व्यवसाय और जात के लोग थे। इन्होंने वेद, है ना, वेद और किताब जिसे हम लोग कुरान कहते हैं, तो वेद और कुरान दोनों को अस्वीकार करके एक सामान्य मार्ग निकाला। ये ध्यान में रखिएगा, सामान्य मार्ग निकाला। सामान्य मार्ग निकाला कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ की धरती,
ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं कि हिंदी सूफी काव्य के विषय में बता रहे हैं कि इसकी मूलभूत विशेषता जो है इसी में निहित है। क्या निहित है? कि वह पूर्णतः भारतीय हैं। अब भारतीय हैं तो उन्हें यहाँ की जितनी धरती, ऋतु, पहाड़, समुद्र और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। ध्यान में रखिएगा, सूफी काव्य के विषय में बच्चन सिंह का एक कथन है ना, तो इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि पर हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गद्यात्मक आयाम जोड़ते हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। कह रहे हैं कि इस पर भी जो हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गद्यात्मक आयाम जोड़ते हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। तो संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय समता, निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए, हो सकता है किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। क्या कह रहे हैं कि इस पर भी जो सूफी काव्य अपने जाति और नए गद्यात्मक आयाम जोड़ते हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। तो संत काव्य और सूफी काव्य की अपनी असमानताएं हैं, तमाम प्रकार की भिन्नताएं हैं, है ना। इसके बावजूद बता रहे हैं कि सामंत विरोध, मानवीय समता और निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े होते हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलन को हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिवादात्मक, जिसे आप कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट, और कृष्ण राम भक्ति आंदोलन को प्रतिरोधात्मक या यथास्थितवादात्मक, जिसे आप कह सकते हैं रेजिस्टेंट आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति आंदोलन का स्वर यथास्थितवाद का। तो पहले आंदोलन की सीमा उसका रहस्यवाद है और दूसरे का ब्राह्मणवाद है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बड़ी पंक्ति है ना, जल्दी पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। परीक्षा में कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते हो कि ये नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। चलिए अगला कथन है कि जो भी हो, इन सभी भक्ति आंदोलनों से जनता में आत्मविश्वास जागा और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल हैं, अपने प्रति सम्मान का भाव लेकर उठ खड़ा हुआ। भक्त कवियों ने जीवन की निरसता में रस घोला और कुंद होती हुई संवेदना को नया जीवन दिया। उसमें नई संस्कृति के निर्माणार्थ एक संघर्षरत प्रैक्टिस भी है, जिसे सांस्कृतिक राजनीति से संबद्ध किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए, है ना। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो भी हो, भक्ति आंदोलन से जनता में आत्मविश्वास जगा, है ना, और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल है, अपने सम्मान का भाव लेकर खड़ी हुई हैं। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। यानी कि कबीर का जो निर्गुण पंथ है वो सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। कबीर का ब्रह्मा ना वेद वर्णित ईश्वर है, ना कुरान वर्णित खुदा है, वह इन दोनों से न्यारा है। इन दोनों से न्यारा, इस बात को पकड़ लीजिए, है ना, कि क्या हो गया। कबीर का ब्रह्मा ना वेद वर्णित ईश्वर है, ना कुरान वर्णित खुदा है, इन दोनों से न्यारा है। स्टार लगा लीजिए, एकदम बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कि कबीर का ब्रह्मा ना वेद वर्णित ईश्वर है, ना कुरान वर्णित खुदा है, इन दोनों से न्यारा है। कथन किसका है? तो बिल्कुल डॉक्टर बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में। ठीक है, चलिए अगला कथन है कबीरदास के विषय में ही है। कबीरदास ने बार बार संतों को संबोधित किया है। लगता है कि उनका समाज संत समाज, है ना, कहा जाता रहा होगा। ये भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कबीर ने बार बार संतों को संबोधित किया है, तो लगता है कि उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला कथन, यहाँ भी स्टार लगाइए। तीनों कथन बड़े महत्वपूर्ण दिख रहे हैं कि कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। कबीर आदि को संत कहना जो है अधिक संगत प्रतीत होता है। सूफी तो सूफी हैं ही,
सूफी तो सूफी हैं ही, कथन बिल्कुल डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, है ना, वर्ष 1996 में ये कथन कहा गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कथन हम लोग देखते हैं। कबीर ने जो कुछ किया, एक ध्यान में रखिएगा, कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है, किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमाया दारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये बड़ा जो कह सकते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में। ठीक है ना, एक बार देखिए, कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की सामंतों की मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है, किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिसमें सामंती व्यवस्था के इन सरमाया दारों की मूर्ति तोड़ने में एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो भारी कीमत चुकानी पड़ी, है ना, ये कथन बिल्कुल आप समझ गए किसका है, इसे ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इन्होंने कथन कहा है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कैसे रहे होंगे रामानंद? एक और कबीर उनके शिष्य हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास, एक अति बड़ श्रम धर्मी तो दूसरा बड़ा श्रम धर्मी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला कथन है कि इनकी भाषा भोजपुरिया से प्रभावित है और लय भी भोजपुरिया है। इनकी भाषा भोजपुरिया से प्रभावित है और लय भी भोजपुरिया है, ऐसा कथन कौन कह सकता है? बच्चन जी कह सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है ना। कह रहे अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है ना। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज के समाज में देखेंगे जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं, इवन वो प्रमुख सचिव आज तक हैं, जब भी वो माइक पकड़ते हैं तो कहीं न कहीं बिना कबीरदास के ऊपर एक आध दो शब्द वाक्य बोले उनका जो संबोधन उद्बोधन या वार्ता खत्म नहीं हो पाती है। ठीक है ना, मैंने देखा है कि बिल्कुल, और आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि कोई भी परीक्षा हो अगर उसमें हिंदी शामिल है तो कबीरदास जी को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। चाहे वो पाठ्यक्रम की बात आ जाए, एकेडमिक हो या प्रतियोगिता वाला पाठ्यक्रम हो, कबीरदास को हर प्रकार की परीक्षा और हर प्रकार के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। तो आप इससे इनके महत्व को समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि किसी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक प्रभाव है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, चलिए अगला है, सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि मुंह ताकते रह जाते हैं। काजी और पंडे उनके व्यंग्य के मुख्य लक्ष्य हैं और बामन कल में बामन खोटे। गोस्वामी जी कबीर पर यूं ही नहीं नाराज थे। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि गोस्वामी जी कबीर पर यूं ही नहीं नाराज थे, है ना। सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि लोग मुंह ताकते हैं, है ना। तो देखिए सवाल की बौछार कौन करता है? बच्चे करते हैं। जब आप देखे होंगे छोटा बच्चा होता है, बड़ा जिज्ञासु होता है, इतने इतने प्रश्न करता है, इतने सवाल करता है कि आप उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों से जोड़ लीजिएगा, बच्चन सिंह का कथन है, ठीक है ना, और स्टार लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि उलट बंसी, जिसे हम लोग कहते हैं उलट बासी, है ना, अकथ कथा है। आचरज और विसंगतियों से भरी हुई उलट बासियाँ काव्य नहीं है, पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है। इन्होंने उलट बासी, है ना, जिसे आप लोग कहते हैं उलट बसियाँ हम लोग कहते हैं, तो उलट बंसी इन्हीं की अकथ कथा है, अचरज और विसंगति से भरी हुई है ना। उलट बसिया काव्य तो नहीं है, पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है। कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है कि कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है क्या? उलट बासियाँ, है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला कथन आप देख पा रहे हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ना। 20 बार परीक्षा में पूछा गया है कि कबीर की भाषा संत भाषा है।
कबीर की भाषा संत भाषा है। तो खास तौर से ये प्रश्न बनता है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और कबीर की भाषा से संबंधित प्रश्न तो बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा, तो सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा, तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। खिचड़ी सुंदर होती है ना, पंचमेल खिचड़ी होगी सुंदर होगी, तो सुंदर दास। राम की भाषा है ना, साधु की भाषा राम की भाषा होगी, रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद। अब जब व्यक्ति होगा हजार बात करेगा तो उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाड़ी का डिक्टेटर कहा। और कबीर की भाषा को संत भाषा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। एकदम बिल्कुल आत्मसात कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नया इतिहास लिखता है तो उसके लिए चुनौती है ना। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। तमाम चीज़ें आपको उनको सीखनी होगी और कुछ पैटर्न तोड़ना पड़ेगा मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे हटकर आपको काम करना पड़ेगा। और जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़ करके नया बनता है तो साहित्य के इतिहास के लिए है ना पर क्यों ना लागू हो, तो साहित्य के इतिहास के पर भी उसको लागू होना चाहिए। यानी कि नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है, तो नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। बिल्कुल सही बात है, जब कभी नया इतिहास लिखना पड़ेगा तो खतरा उठाना पड़ेगा। ये कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। और ये भी दिमाग में रखिए कि बच्चों को खतरा उठाना पड़ता है ना। किसी प्रकार का कोई काम जब आप करेंगे, नया काम करेंगे, तो नए काम के लिए आपको खतरा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। ये बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि यह भी ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष है, इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नज़रिया है। तो इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठ पेषण नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब इतिहास लिखा गया था तो शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, अब उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो भारतीय जो लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष हैं, इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नज़रिया है। तो इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठपोषण नहीं हो करना है तो नया इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए आज की जो क्लास है बस यहीं तक। इसका अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।